Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to Irtisam's Biology. Dear students, today I'm going to start our next chapter, that is evolution, chapter number 24. Dear students, इस टॉपिक के अंदर हमने बेसिकली एवोल्यूशन की डेफिनेशन और उसके बाद कुछ थ्योरीज हैं, थ्योरी ऑफ क्रिएशन एंड एज वेल एज थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन एंड हाउ अ यूकैरियोटिक सेल्स इज इवॉल्व फ्रॉम प्रोकैरियोटिक सेल, इसके बारे में हम इस लेक्चर के अंदर ओवरऑल पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं एवोल्यूशन से। एवोल्यूशन मीन ग्रेजुअल चेंज इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म विद द पैसेज ऑफ टाइम। देखें, वक्त के साथ साथ जानदारों के अंदर तब्दीली आना और तब्दीली पहले से बेहतर आना, डियर स्टूडेंट्स, ये क्या कहलाता है? एवोल्यूशन कहलाता है, जिसको हम इर्तका का नाम भी देते हैं। एवोल्यूशन के हवाले से दुनिया में इस वक्त बहुत ज़्यादा डिबेट चल रही है। अगर आपने सुननी है तो आप जॉन लेनॉक्स एंड एज वेल एज डियर स्टूडेंट्स रिचर्ड डॉकन, इनके लेक्चर्स जो हैं वो सुन सकते हैं। आपस में डिबेट है क्योंकि दुनिया में दो बड़े ग्रुप्स हैं जो इस वक्त काम कर रहे हैं। एक हैं एथियस्ट और एक हैं थियस्ट। एथियस्ट वो हैं जो खुदा को नहीं मानते, जो ये बोलते हैं कि सिर्फ हम हैं, हम एक मशीनरी हैं और हम कहाँ से आए हैं, हमारे जो एंसेस्टर्स हैं वो क्या हैं, चिंपैंजीज़ हैं, गोरिल्लाज हैं, सो ऑन, हम किधर से इवॉल्व हुए हैं। प्रोकैरियोटिक, सिंपल प्रोकैरियोटिक सेल से इवॉल्व होके हम अपनी कम्प्लेक्स फॉर्म में यहाँ पर खड़े हैं। वाइल इन द केस ऑफ थियस्ट, जो ये मानते हैं कि कुन फयाकुन, इट्स मीन कि नेचर ने, अल्लाह पाक ने क्या किया, जब बोला कुन फयाकुन, हुक्म दिया इस बात को, तो हर चीज़ जो है वो बन गई और अल्टीमेटली हर चीज़ के जोड़े बना दिए गए। एक तरफ आपके पास थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन है और दूसरी तरफ आपके पास थ्योरी ऑफ क्रिएशन है, जो ये मानती है कि एक डिवाइन फोर्स है। हम मुस्लिम्स तो ये मानते हैं कि अल्लाह ताला की ज़ात ने आसमान को 7 दिनों और रातों के अंदर जो है वो बनाया है। अब इसके अंदर क्या है डियर स्टूडेंट्स, ये पक्का यकीन है, पुख्तगी है। दिस इज़ कॉल्ड थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। ये जो थ्योरी है ये स्पेशल क्रिएशन है। वाइल इन द केस कि अगर हम प्रोकैरियोट से किस तरह एक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म बना है, ये आपके पास क्या कहलाती है, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन कहलाती है। अब चूंकि हमारे सिलेबस में एवोल्यूशन का पूरा टॉपिक है, पूरा चैप्टर है डियर स्टूडेंट्स, तो हमने इस पूरे चैप्टर के अंदर एवोल्यूशन को ही ज़ेरे बाइस लाना है। अब देखते हैं, मैंने बोला है ग्रेजुअल चेंज इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म विद द पैसेज ऑफ टाइम इज कॉल्ड एवोल्यूशन। तो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन क्या है? एवोल्यूशन की जो थ्योरी है ये कहते हैं कि जो ऑर्गेनिज्म पहले थे वो एंसेस्टर हैं, उनके बाद जो एडवांस आए हैं वो क्या है डियर स्टूडेंट्स, डिसेंडेंट है। तो जो डिसेंडेंट हैं ये इनके अंदर क्या हुई है, मॉडिफिकेशंस हुई हैं। किसकी निस्बत से? एंसेस्टर्स की निस्बत से। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं, देखें, न्यू स्पीशीज इवॉल्व फ्रॉम द ओल्डर वन, पुरानी से, जैसा कि फिश है, फिश से क्या बने हैं, एम्फीबियंस बने हैं। हमने ये बोन वाले चैप्टर्स के अंदर जो है वो पढ़ रखा है, जो हमारा सेकंड चैप्टर था डियर स्टूडेंट्स, जिसमें हमने स्केलेटन के बारे में पढ़ा था। उनमें कंपैरेटिव एनाटॉमी में भी ये बात हमने की है कि जो एम्फीबियंस हैं उनके एंसेस्टर कौन सी है, फिश। और इसी तरह से एम्फीबियंस के बाद डियर स्टूडेंट्स आपके पास रेप्टाइल्स, रेप्टाइल से फिर दो चीज़ें बनी हैं, एक तरफ आपके पास बर्ड्स बन गए हैं और दूसरी तरफ क्या बन गए हैं, मैमल्स बन गए हैं। अगर आप इनकी कंपैरेटिव एनाटॉमी को देखते हैं तो ये बात हकीकत है कि ये जो मैमल्स हैं ये बेसिकली कहाँ से ओरिजिनेट हुए हैं, फिश से, क्योंकि फिश भी जो है उसके अंदर स्केलेटन में आपके पास वर्टिब्रल कॉलम पाई जा रही है और यहाँ पर भी आपके पास मैमल के अंदर, बर्ड्स के अंदर, रेप्टाइल्स के अंदर, एम्फीबियंस के अंदर जो है वर्टिब्रल कॉलम देखने को मिलती है। और फिर उसके साथ मॉडिफिकेशंस हुई हैं, फिश में मॉडिफिकेशंस हुई तो एम्फीबियंस बने, एम्फीबियंस में मॉडिफिकेशंस हुई तो रेप्टाइल्स बने। इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स अगर हम सिंपल स्केलेटन की बात करें तो स्केलेटन में भी मॉडिफिकेशन हुई, साथ साथ वो हमने ऑलरेडी पढ़ रखी हैं। साथ में अगर आप इनकी ब्लड सर्कुलेशन के बारे में चैप्टर नंबर 14 को याद करें तो देखें किस तरह से मॉडिफिकेशन हुई है। सो अल्टीमेटली अगर आप इस प्रूफ को देखते हैं तो ये प्रूफ आपको बताता है कि थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन जो है वो आपके पास क्या है, इसके लिए ये प्रॉपर, या आप कह सकते हैं ठोस सबूत है। लेकिन बीइंग अ मुस्लिम हम इस बात पे बिलीव नहीं करते। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट है थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। ये पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि जब भी हमने थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन की बात की है, जिस जगह पर भी बात की है, वहां पर हम कहते हैं सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट, कि जो फिट होगा उसी को ही सर्वाइवलशिप मिलेगी। कैसे डियर स्टूडेंट्स, ये देखें आप, ये जो नेचुरल सिलेक्शन है ना, यहाँ पर भी जो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन है ये भी नेचर पे डिपेंड करती है। थ्योरी ऑफ क्रिएशन से पढ़ने से पहले डियर स्टूडेंट्स आपको ये पता होना चाहिए कि नेचुरल सिलेक्शन है क्या, कि जो एवोल्यूशन को मानते हैं वो भी नेचर को मान रहे हैं। अब इस जगह पर आगे वो कैसे मानते हैं, वो कहते हैं कि सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट, कि जो फिट होगा, जो फिटेस्ट होगा वही क्या करेगा, सर्वाइव करेगा। अदरवाइज जो नेचर है वो जो फिटेस्ट नहीं होगा उसको क्या कर देगी, ख़त्म कर देगी। जैसा कि डायनासोर्स एग्जांपल हम लेते हैं, आज के ज़माने में वो फिट नहीं
हैं, इससे पिछले ज़माने में भी फिट थे। तो डियर स्टूडेंट्स, जब वो ख़त्म हुए उसकी रीज़न क्या बनी थी? क्योंकि उन्होंने एकदम से आते ही तबाही मचा दी थी, उन्होंने नेचर को डिस्टर्ब किया था। कैसे किया था? हर चीज़ को खाने लग पड़े थे। फूड शॉर्टेज होने की वजह से आहिस्ता आहिस्ता वो क्या हो गए? एक्सटिंक्ट हो गए, नापैद हो गए। इट्स मीन कि वो नेचर के साथ कम्पीट नहीं कर सकते, नेचर ने उनको सेलेक्ट नहीं किया, इसी वजह से वो एक्सटिंक्ट हो गए। और मैनी स्पीशीज़ जो एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, नापैद हो चुकी हैं, वो नेचर के अंदर फिट नहीं आ रही थी। नेचर सिर्फ और सिर्फ उसी को सेलेक्ट करती है जो फिट होता है, इसके बारे में फिटेस्ट होता है, स्ट्रांग होता है। इसके बारे में हमने फर्दर आगे जो लेक्चर्स हैं हमने इसके बारे में उसमें पढ़ना है डियर स्टूडेंट्स। उसके बाद हम बात करते हैं थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। ये जो थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन है, इसमें क्या है, मैंने आपको बता दिया है कि जो डिवाइन फोर्स है इसने क्या किया, यानी कि अल्लाह की ज़ात ने क्या किया है डियर स्टूडेंट्स, ऑर्गेनिज्म जो है वो बना दिए। और ये जो ऑर्गेनिज्म हैं ये बिल्कुल आपके पास जिस शेप के अंदर हैं ये परमानेंटली ऐसे ही बने हैं। और इस बात का जो प्रूफ देता है वो आपके पास कार्लस लीनियस देता है। और कार्लस लीनियस का काम आपको पता है, इसने टैक्सोनॉमी के अंदर बहुत रोल प्ले किया है। कैसे रोल प्ले किया है? इसने हर स्पीशी को उसके स्पेसिफिक जेनरा, फिर फैमिली, फिर इसी तरह से उसका ऑर्डर, फिर डियर स्टूडेंट्स ऊपर किंगडम में जो है वो प्लेस किया था। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी है आपके पास जो कार्लस लीनियस है। इसने किया क्या था? इस थ्योरी को सपोर्ट किया था कि जो थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन है यही ठीक है, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन जो है वो ठीक नहीं है। क्योंकि ये एक बिलीवर था, ये बिलीव रखता था गॉड पे या अल्लाह की ज़ात पे, आप कह सकते हैं। उसके बाद ये छोटे सामने बात करनी है एवोल्यूशन फ्रॉम द प्रोकैरियोट्स टू यूकैरियोट्स। चूंकि हमारा टॉपिक है एवोल्यूशन, तो मैं आपको जो हमारी बुक में सिलेबस शामिल है उससे रिलेटेड बताऊंगा कि किस तरह से एवोल्यूशन हुई है। अगर एवोल्यूशन वाली बात ठीक है तो कैसे कि हाइड्रोथर्मल वेंट्स हाइपोथेसिस। पहला जो हमारा हाइपोथेसिस है वो ये है कि हम कहते हैं कि लाइफ जो है, ये जो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने स्टडी की है वो कहते हैं कि जो लाइफ है ये ओरिजिनेट हुई है हॉट स्प्रिंग से। हाइड्रोथर्मल वेंट, जहां पे टेम्परेचर जो है वो 120 डिग्री सेंटीग्रेड से भी अबव होता है, वहां से लाइफ ने एग्जिस्ट किया है। कैसे? वहाँ पे जो डीएनए था वो मॉलिक्यूल, वो कहीं ना कहीं उसको एनर्जी मिली, एनर्जी मिलने के बाद वो वहाँ पे एक ऑर्गेनिक सूप बना, फिर उसके ऊपर जो है वो मेम्ब्रेन आ गई और फिर अल्टीमेटली वो एक सिंपल प्रोकैरियोटिक सेल बन गया जिसको हम आर्कियोबैक्टीरिया बोलते हैं, आर्किया भी बोलते हैं या आर्कियोबैक्टीरिया भी बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स। ये जो आर्किया था, ये आर्कियोबैक्टीरिया, ये आज भी प्रेजेंट है और ये तकरीबन 120 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर तक जो है वो टॉलरेट कर जाता है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर अब देखें, ये जो आपके पास हाइपोथेसिस है ये हमें किस तरफ लेकर जा रहा है? थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन की तरफ लेकर जा रहा है। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि जब आर्किया बन गए तो मे बी इनके अंदर फिर क्या हुई? मे बी बात करते हैं एवोल्यूशन हुई। और एवोल्यूशन किस तरह से हुई कि इनके अंदर फोटोसिंथेसिस होना स्टार्ट होगी। लेकिन फोटोसिंथेसिस ये सिंपल फोटोसिंथेसिस थी, इसमें आपने वाटर को यूज़ नहीं किया था, या ये जो आर्किया थे इन्होंने वाटर को यूज़ नहीं किया था। लिविंग ऑर्गेनिज्म जो थे उस वक्त के, इन्होंने क्या किया? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2S हाइड्रोजन सल्फाइड को यूज़ करते हुए, सनलाइट को यूज़ करते हुए डियर स्टूडेंट्स इन्होंने क्या बनाया? CH2N, पहले कार्बोहाइड्रेट्स जो थे वो बनाए और साथ ही साथ सल्फर गैस जो थी वो यहाँ से डियर स्टूडेंट्स हासिल हुई। उसके बाद क्या हुआ? फॉर्मेशन ऑफ ओजोन कैसे हुई? वो कहते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम, वक्त गुजरता गया तो क्या हुआ कि ओजोन की फॉर्मेशन हुई। ओजोन की फॉर्मेशन कैसे हुई? वो कहते हैं साइंटिस्ट के बाद में आने वाले जो प्लांट्स थे या जो साइनोबैक्टीरिया थे या जो आपके पास सिंपल लिविंग ऑर्गेनिज्म थे, वो उन्होंने क्या किया? कार्बन डाइऑक्साइड जमा वाटर को यूज़ किया। अब इसकी जगह पर क्या यूज़ हो रहा है डियर स्टूडेंट्स? वाटर यूज़ हो रहा है। और इसी तरह से आपके पास सनलाइट और क्लोरोफिल जो है वो यूज़ करते हुए CH2ON बनाए और प्लस डियर स्टूडेंट्स क्या बनी? ऑक्सीजन गैस। जब ऑक्सीजन गैस यहाँ से लिबरेट हुई तो उस ऑक्सीजन ने क्या करना शुरू कर दिया? ये अगर हमारी अर्थ है, इस अर्थ के बिल्कुल चारों साइडों पर एक गिलाफ बनाना शुरू कर दिया जिसको क्या बोलते हैं हम? ओजोन बोलते हैं। और इस ओजोन ने सूरज से आने वाली अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस को रोका और इस अर्थ को लाइफ के पॉसिबल जो है वो बनाया। तो अब हमने देखना क्या है कि जब ये ओजोन बन गई तो उसके बाद लाइफ जो है वो स्टार्ट हुई और वो कहा जाता है तकरीबन 1.5 बिलियन ईयर्स अगो जो आपके पास पहला यूकैरियोटिक लिविंग ऑर्गेनिज्म था वो देखा गया। मतलब ये जब आप इसकी डेटिंग करते हैं, आप
ओवरऑल जो हिस्ट्री है वो पढ़ते हैं, तब आपको पता चलता है कि लाइफ किस तरह से एग्जिस्ट हुई। उसमें हमारे पास दो हाइपोथेसिस हैं बेसिकली। एक है डियर स्टूडेंट्स एंडोसिम्बायोसिस हाइपोथेसिस और दूसरा है मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशन हाइपोथेसिस, कि किस तरह से प्रोकैरियोटिक सेल यूकैरियोटिक सेल में जो है वो कन्वर्ट हुआ। तो हम स्टार्ट करते हैं एंडोसिम्बायोसिस को। एंडो मीन इन, सिम्बायोट मीन इकट्ठा रहना, इनसाइड। अब देखें क्या ये आपके पास क्या है, एक सिंपल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है जो साइज में क्या है, छोटा है। अब इसको हम कह सकते हैं कि ये आपके पास फर्दर इसने जाके क्या करना है, माइटोकॉन्ड्रिया ही बनाना है। इसके पास अपना डीएनए, अगर आप माइटोकॉन्ड्रिया को सेपरेटली पढ़ते हैं, आपने फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ा, तो देखें उसके अंदर सारे के सारे फीचर्स तो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म वाले हैं। कोई न्यूक्लियस नहीं है, उसके पास अपना डीएनए, अपना आरएनए, अपने राइबोसोम्स है, और राइबोसोम भी 70s हैं। तो इट्स मीन कि ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये क्या था, बेसिकली प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म था, जो कि बाद में यहाँ पर ये देखें कि जो कि बाद में इनगल्फ किया किसने, एक बड़े प्रोकैरियोटिक सेल ने। जब उसने इसको इनगल्फ किया तो अब ये इसको खाने लगा था, इसको डाइजेस्ट करने लगा था, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया उसके लिए बेनिफिशियल साबित हुआ। माइटोकॉन्ड्रिया ने कहा कि भाई मैं आपको एनर्जी देता हूँ, बना के आप फूड मेरे लिए ले आओ, मैं उसको ऑक्सीडाइज करूंगा, मैं आपको एनर्जी दूंगा, आप मुझे काइंडली रेजिडेंसी दे दें। तो इसको ये बात पसंद आई, उसने कहा ठीक है तुम मेरे अंदर रह सकते हो। तो दिस इज कॉल्ड एंडोसिम्बायोसिस। दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, फ़ायदा दे रहे हैं। तो ये डियर स्टूडेंट्स, ये जो यहाँ पर मैंने स्पाइरल शेप के बनाए हुए थे, ये स्पाइरोकीट हैं। अब जब ये स्पाइरोकीट थे, क्योंकि फ्लेक्सिबल होते हैं, थिन होते हैं, जब डियर स्टूडेंट्स ये स्पाइरोकीट इसके साथ आके लगे तो इसने ऐसे ही अपीयरेंस दी जैसे क्या होता है, फ्लैजेला। तो ये देखें आपके पास फर्दर जो नेक्स्ट स्टेज आई उसमें क्या हुआ कि इन दोनों के साथ क्या लग गया है, फ्लैजेला लग गया है। और फिर फर्दर डियर स्टूडेंट्स एक तरफ आपके पास हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म बन गया और दूसरा आपके पास ऑटोट्रॉफिक तब बना जब उसने क्या किया, क्लोरोप्लास्ट को इनगल्फ किया एंडोसिम्बायोसिस के थ्रू। अब देखें क्लोरोप्लास्ट को भी अगर आप देखते हैं, उसकी आपने फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ रखा है, वो भी सिंपल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म ही है। उसके पास अपना डीएनए है, उसके पास अपने राइबोसोम्स हैं, उसके पास अपना आरएनए, मैसेंजर आरएनए होता है, क्योंकि वो पूरा एक अलग सेल की तरह ही एक्ट करता है। और उसमें भी जो राइबोसोम्स हैं वो 70s होते हैं। सो एक बात याद रखें, सेल की खासियत क्या होती है, रेप्लिकेट करना, डुप्लीकेट करना। अगर आप बजाते खुद माइटोकॉन्ड्रिया को देख लें या क्लोरोप्लास्ट को देख लें तो आप कहते हैं सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेलीज हैं ये आपके पास। तो इट्स मीन कि यही जो है सारी जब एक सेल के अंदर आए तो यहाँ पर प्रोकैरियोटिक सेल से यूकैरियोटिक सेल बन चुका है। और इसके लिए टाइम कितना लगा है, देखें प्रोकैरियोटिक सेल जो देखे गए वो 3.5 बिलियन ईयर्स अगो, एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक ये पहला प्रोकैरियोटिक सेल था जो बना था। लेकिन अगर आप बात करते हैं यूकैरियोटिक सेल्स की तो 1.5 बिलियन ईयर्स अगो आप कहते हैं कि ये यहाँ से यहाँ बनने तक तकरीबन 2 बिलियन ईयर्स लग गए थे। तो ये बात मानने में नहीं आती। उसके बाद हम चलते हैं डियर स्टूडेंट्स, मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशन। इन्वेजिनेट का मतलब क्या होता है, अंदर की तरफ धंस जाना। तो यहाँ पर एक सेल ने क्या किया, अपने जीनोम को डुप्लीकेट किया। जब वो अपने जीनोम को डुप्लीकेट कर रहा था उसने अपनी मेम्ब्रेन को इन्वेजिनेट करना शुरू कर दिया। ये आपको ये जो मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशन है ये आजकल भी बैक्टीरिया के अंदर देखने को मिलता है। जो बैक्टीरिया है सेल वॉल के अंदर, उसने क्या किया हुआ, अपनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को इन्वेजिनेट करके मीजोजोम बनाता है। ये आपने फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ रखा है। जो डियर स्टूडेंट्स उसके पास सेल डिवीजन और ऐसे ही समझ लें कि माइटोकॉन्ड्रिया की तरह काम करता है। तो यहां पर देखिए जब इसने अपनी मेम्ब्रेन को आगे इन्वेजिनेट किया और फिर मेम्ब्रेन यहां से कट कर गई, अब ये जो था आपके पास डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेलीज जो थी इसके पास, इसके अंदर जो है वो अब क्या कर रही हैं, एग्जिस्ट कर रही हैं। और ये एक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म बन चुका है, यूकैरियोटिक सेल बन गया है। तो इसके लिए भी कितना टाइम लगा, तकरीबन 2 बिलियन ईयर्स लगे। सो इस तरह से एक प्रोकैरियोटिक सेल यूकैरियोटिक सेल में कन्वर्ट हुआ। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा लेक्चर। स्टे कनेक्टेड। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।